जी अस्सलाम वालेकुम, क्या फेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर चल रहा है हमारा 2। चैप्टर 2 में आज हम मजीद कंसेप्ट स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 में जो कंसेप्ट स्टडी किए थे, हमने ये सीखा कि फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। फिर हमने खास तौर पे फ्रेमवर्क की टाइप्स को स्टडी किया था। ठीक है, इसमें हमने स्टडी किया था कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, फिर इसके बाद एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये भी हमने स्टडी किया था। शाबाश। इस कंसेप्ट क्वेश्चंस के अलावा कंसेप्ट में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं पूछना, वो आज मैंने कवर करना है। कल एंड पे हमारा टाइम खत्म हो गया था, वो हमने डिस्कस नहीं किया था, आज इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं जी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के ओपिनियन में क्या फर्क है। देखिए, फर्क है अल्फाज का। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है। तो हम ओपिनियन में भी सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क है। आगे ट्रू एंड फेयर व्यू का लफ्ज नहीं लिखते, क्योंकि हमने फेयर प्रेजेंटेशन को चेक ही नहीं किया। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में चेक ही नहीं करते फेयर प्रेजेंटेशन, सिर्फ कंप्लाई करते हैं। जबकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क भी होता है, लेकिन हमने फेयर प्रेजेंटेशन को भी अचीव करना होता है। और फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए अगर कोई फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट में से एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़े या एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में से डिपार्चर करना पड़े, यानी कोई डिस्क्लोजर कम करना पड़े, ज्यादा करना चाहे वो भी कर सकते हैं, कम करना चाहे वो भी कर सकते हैं। क्योंकि फेयर प्रेजेंटेशन में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंप्लाई करना नहीं है रिक्वायरमेट्स को, बल्कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फेयर व्यू अचीव करना है। तो इसीलिए उसमें हमारा ओपिनियन होता है फेयर प्रेजेंटेशन में कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी फ्रेमवर्क का जिक्र भी आता है और साथ में ट्रू एंड फेयर व्यू का जिक्र भी आता है कि हमने ट्रू एंड फेयर व्यू को भी देखा है। तो यूं समझ लीजिए, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में जो ट्रू एंड फेयर व्यू के लफ्ज होते हैं वो एडिशनल होते हैं, जो कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नहीं होते। क्लियर मेरे भाई? और की क्वेश्चन शाबाश जी। इन दोनों में से प्रिवेल कौन सा करता है? देखिए, ये डिपेंड करता है। ये फ्रेम देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। फ्रेमवर्क का मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के रूल्स बताना। तो फ्रेमवर्क किसने सेलेक्ट करना है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करती है। ठीक है, हमने ये देखना है अगर फ्रेमवर्क की सिलेक्शन सही हुई है तो अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हमारा ओपिनियन उसके मुताबिक हो जाएगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो उसके मुताबिक हो जाएगा। फ्रेमवर्क कौन सा होगा ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती, सॉरी ये ऑडिटर ने सिलेक्ट नहीं करना होता। फ्रेमवर्क कौन सा होगा ये मैनेजमेंट ने सिलेक्ट करना। ठीक है जी। नहीं, जनरल पब्लिक नहीं देखती। उन्होंने कहा सर वो लिक्विडेशन के वक्त अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो वो तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक हुई ना, वो स्पेसिफिक बिल्कुल, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग जो क्रेडिटर और मेंबर्स होते हैं ना उनके लिए होती हैं, वो जनरल पब्लिक की अवेलेबल नहीं होती। आम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं ना आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो कंपनी वाइंड अप हो जाती है ना उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वाइंडिंग वाली वो नहीं मिलेगी, वो जनरली अवेलेबल नहीं होती। देखें, जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क अलग टाइप्स है फ्रेमवर्क की, और जनरल फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क अलग टाइप है। आप इन दोनों को मिक्स ना करें। वैसे अमूमी तौर पे जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होते हैं, और जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं अमूमी तौर पे वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है आप इन दोनों को अलग अलग रखें, अलग अलग पढ़ें, अलग अलग समझें। ये एग्जाम में कभी वो मिक्स करके आपको नहीं देगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैंने नॉर्मली जो होता है वो बता दिया आपको कि नॉर्मली जनरल पर्पस फेयर प्रेजेंटेशन होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्लायंस वाले होते हैं। और भी क्वेश्चन? फ्रेमवर्क की सिलेक्शन से क्या प्रॉफिट की या एसेट्स की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है। फ्रेमवर्क तो बड़ी चीज है, एक छोटी सी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चेंज कर दें तो इससे भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट हर साल फ्रेमवर्क चेंज करती रहती होगी, नहीं, वो फ्रेमवर्क एक दफा जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो फिर चलता है, बिला वजह चेंज नहीं कर सकते जी। नहीं, सिर्फ इंक्लूड कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या क्वेश्चन? इनका क्वेश्चन ये था, मैं बताता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ना इतराज़ करते हैं समटाइम कि सर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना तो कभी तो आप उसका रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, कभी रिपीट नहीं करते। तो ये याद रखिए, ये मैं पहले डिसीजन करता हूँ कि मुझे रिपीट करना है कि नहीं, फिर उसके बाद जरूरत हो तो रिपीट करना, वरना नहीं। जो क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट का हो वो मैं रिपीट कर दिया करता हूँ, और जो क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट का हो ना, उस साल को पास का क्वेश्चन में बच्चों की मेंटालिटी का अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा इसके कंसेप्ट किस लेवल पे है, वो बाकी के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। तो ज्यादातर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दिया करूंगा। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी ने क्वेश्चन पूछा ना हो तो मैं उसको सिर्फ उसी को जवाब दूंगा या उसको इग्नोर कर दूंगा या उसको कुछ हल इशारा कर दिया करूंगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ये क्वेश्चन हमें भी रिपीट करके दे, वो आपके लिए नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ क्लास के लिए वो क्वेश्चन नहीं होता। तो जो क्वेश्चन मैं रिपीट ना करूं, कोई बच्चा मेरे से सवाल पूछता है मैं चुपके से उसको जवाब दे दूं, बाकी की क्लास के लिए रिपीट ना करूं, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं था। खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपने ये नहीं अज्यूम करना कि बड़ा अहम सवाल था कोई जो उसको पता चल गया और हमें पता नहीं चला। नहीं, हर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो मैं असेसमेंट कर देता हूँ उसकी। तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से समझ लीजिए कि रूटीन से हटके, तो वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी नहीं होता। उनको फिर आपने नहीं सोचना कि पता नहीं क्या सवाल था, उसका क्या जवाब था।
और की क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाइब्रिड क्लास, रूम नंबर 4 में आवाज आ रही है तो हाथ उठा दीजिए एक दफा। रूम नंबर 6 में आवाज आ रही है तो हाथ उठा दीजिए। रूम नंबर 6 में हाथ नजर नहीं आ रहे। रूम नंबर 6 अच्छा उठाया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। अच्छा, एक सेंटेंस आता है ओपिनियन में, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। स्टूडेंट ने पूछा इन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की है लेकिन सिर्फ मटेरियल चीजें चेक की हैं। इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि मटेरियल वाली चीजें चेक की हैं, हमने इमटेरियल वाली चीजें चेक नहीं की। इसलिए कभी इमटेरियल में मसला आ गया ना, हमें ना कहना, क्योंकि हमने ओपिनियन जो दिया है रिपोर्ट में जो लिखा है वो क्या कह रहे हैं हम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। इमटेरियल रिस्पेक्ट में हमने नहीं बात कर रहे, इसलिए इसमें गड़बड़ निकला तो हमें ना कहना। समझ आ गया? इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट का मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन हम उनके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं कि वो ठीक है। एक मिनट, फ्री फ्रॉम अनड्यू बायस का मतलब है कि बायस का ताल्लुक होता है एस्टिमेट्स और जजमेंट से, ठीक है। फेवर देना, बायस का मतलब जब फेवर कहां दे सकते हैं भाई? 1000 रुपया एक्सपेंस हुआ है, आप उसको 12000 लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं। इस तरह की फेवर नहीं दे सकते आप अमाउंट्स को। फेवर देने से मुराद है अकाउंट्स की अमाउंट्स जो हैं वो कैसे रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर एस्टिमेट्स रिकॉर्ड करें ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह, वारंटी की प्रोविजन, लीगल, इसमें आप बायस हो सकते हैं, फेवर दे सकते हैं। यानी अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप एस्टिमेटेड एक्सपेंस है ना, कौन सा एक्चुअल है, उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट का गलत साबित करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बायस का ताल्लुक होता है कि एस्टिमेट्स लगाते हुए आप न्यूट्रल हैं कि नहीं। न्यूट्रल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट ना बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट। अगर आप एस्टिमेट्स अप्लाई करते हुए न्यूट्रल नहीं है, बायस हो गए हैं, तो फिर अगर आप ऑप्टिमिस्ट में हैं तो एक्सपेंस बहुत कम रिकॉर्ड हो रहा होगा, और अगर पेसिमिस्ट है एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो फ्री फ्रॉम बायस का मतलब क्या है? न्यूट्रल रहना है एस्टिमेट्स अप्लाई करते हुए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने पास पेपर्स के ये क्वेश्चन। जी जी जल्दी से पूछिए मेरे भाई। जी जी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में एग्जांपल दी गई है आईएफआरएस की। आईएफआरएस एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये इसके अंदर ये इजाजत दी गई है कि जैसे मैंने आपको आईएस 8 की एग्जांपल दी थी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, इजाजत दी है। लेकिन साथ ही साथ इसने ये भी इजाजत दी है कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चूंकि हाँ, अगर इसमें ये सारी इजाजतें निकाल दें, सारी जितनी भी परमिशन उसने दी है, एक्नॉलेजमेंट दी है, निकाल दें, तो फिर ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाएगा। लेकिन इसको मैं और आप नहीं निकाल सकते, इसको इसमें कोई चेंज करेगा तो वाईफाई की करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब हमारे 3 क्वेश्चन थे होम असाइनमेंट में। पहला क्वेश्चन, व्हाट पार्ट्स ऑफ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट आर कवर्ड बाय एन ऑडिट रिपोर्ट। ये थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, हर कंसेप्ट हम लेक्चर के दौरान में नहीं बता पाते, बाज़ औक़ात ज़हन से निकल जाता है। बाज़ औक़ात कंसेप्ट ऐसा होता है, लेक्चर में हमारा मकसद होता है कि बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके ज़हनों में, छोटा कंसेप्ट बाद में डिस्कस कर देंगे। तो क्वेश्चंस में ना छोटे छोटे कंसेप्ट आते रहते हैं, वो आपने पिक करते रहना है। क्वेश्चंस को करते हुए भी आपको नई चीजें सीखने को मिला करेंगी, उनको भी आपने अपने मटेरियल में ऐड ऑन करते रहना है। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज हुआ है एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट आपको बताना चाह रहा हूँ क्या है। हर कंपनी, पाकिस्तान में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है खासतौर पे, हर साल के एंड पे, अब जब ईयर एंड हो जाता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, उनको ऑडिटर से ऑडिट करवाती हैं, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाती हैं। शेयर होल्डर्स को याद रखें, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भिजवाई जाती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ और ऑडिट रिपोर्ट के साथ कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जैसे चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट वगैरह, और भी चीजें होती हैं। लेकिन आप सिर्फ यही एग्जांपल ध्यान में रखें, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। तो होता क्या है, जब साल खत्म हो गया, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, ऑडिटर ने ऑडिट किया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी, साथ ऑडिट रिपोर्ट रखी, साथ डायरेक्टर रिपोर्ट रखी, इस सब की एक छोटी सी बुक बना ली, बुक की शक्ल, उसको प्रिंटिंग प्रेस में भेजा पब्लिश करवाने के लिए। पब्लिश करवाई, पुराने जमाने में पब्लिश होती थी, अब मेरा हाल पब्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिकली सेंड की जाती है। वो बुक बना के फर्ज कीजिए पब्लिश की, सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा, नोटिस के साथ एजीएम का नोटिस, के जनरल मीटिंग होने वाली है, उस एजीएम के नोटिस के साथ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह सारी जो बुक बनाई थी ना, ये भी भेज दी जाती है शेयर होल्डर्स को। ये जो बुक होती है इसको हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। जो बुक होती है इसको क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में 3 चीजें होती हैं, ये स्ट्रक्चर छोटा सा बना रहा हूं, आपने अपने पास बना लेना है। एनुअल रिपोर्ट में 3 चीजें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, अदर इंफॉर्मेशन।
गैस कीजिए ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में चेकिंग जो करनी है किस चीज की करनी है, ए की या बी की या दोनों की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। शाबाश। तो बताइए एनुअल रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा ऑडिट रिपोर्ट कवर करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऑडिटर ने इसके बारे में बताना है रिपोर्ट में, इसके बारे में नहीं बताना। ये अदर इंफॉर्मेशन होती क्या है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट या सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट जहन में रखें। स्टेप नंबर 1 का कंसेप्ट है अदर इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बताना। स्टेप नंबर 2 में जाके आपको कुछ और इसमें ऐड करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा। एनुअल रिपोर्ट पता चल गया क्या है? अब आइंदा जब कभी कोई भी आपसे सीफैप का स्टूडेंट होगा ना, आपसे पूछेगा अदर इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? अदर इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? आपने कहना है एवरी डॉक्यूमेंट इन एनुअल रिपोर्ट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। शाबाश। एवरी, समझ आ गई ये बात? क्या ऑडिटर अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि वो ठीक है कि गलत है? आपने कहना नहीं बताता। लेवल 1 कंसेप्ट नहीं बताता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है कि वो ठीक है गलत है? बिल्कुल। ये बात समझ आ गई आपको? ये अदर इंफॉर्मेशन दोबारा आएगा, वो जब आएगा तो फिर इसको देखेंगे कि दोबारा क्यों आया और अब इसका क्या करना है। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता चल गया, आप फिर मेरे से नहीं पूछेंगे अदर इंफॉर्मेशन क्या होता है। सही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन। साथ में उसने एक्सप्लेन भी कर दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मार्क्स है 2। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखना था? मार्क्स। अच्छा, मार्क्स हमने देख लिए, अब इसको क्या करना है? टाइम में कन्वर्ट करें टाइम में कन्वर्ट। 3.6 हेयर कट लगा ले, कोई हेयर कट लगा के 3 मिनट, वरना 3.5 मिनट भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 3.5 मिनट में इसको सॉल्व करना है। अच्छा, क्या लिखना है? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन। क्या करें? ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी उसने खुद से बता दिया ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इसका मतलब आपने ट्रू एंड फेयर व्यू को डिफाइन करना है। कैसे करेंगे? ट्रू मीन फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मीन फ्री फ्रॉम बायस। सिर्फ इतना लिख देंगे क्या कि वो भी लिखेंगे कि जजमेंट इज अप्लाइड, वो वाली बात भी लिखेंगे। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। स्टेप नंबर 1 मार्क्स। 4 टाइम 7 मिनट्स। अच्छा, आप सुनिए इसको प्रेजेंट कैसे करना है। नॉर्मली समझ रहे होते हैं जहां पे डिफरेंशिएट या कंपेयर का वर्ड है ना, वहां दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट राइट करके लिखना जरूरी है। ऐसा लाजमी नहीं है। जो कंसेप्ट आपको कंपैरिजन फॉर्म में, टेबल फॉर्म में सिखाया गया होगा, एग्जाम में आपने वो टेबल फॉर्म में लिखना है। जो कंसेप्ट आपको टेबल फॉर्म में नहीं, डेफिनेशन फॉर्म में सिखाया गया है, एग्जाम में अगर वो आपको डिफरेंशिएट करने को भी कहे तो आपने उसे डेफिनेशन ही लिखनी है, क्योंकि डेफिनेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंस। डेफिनेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इन दोनों की डेफिनेशन पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जाम में आपको बड़ा डिसीजन करना हो, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जाहिर पढ़ के आप कहें सर आता है आगे चले, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठते हैं ना, कुछ डिसीजन करने पड़ते हैं जो कि बात का सही नहीं हो पाते। यहाँ पे मुझे ये, मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपको फेयर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन भी याद होगी, कंप्लायंस की भी वैसे अभी याद नहीं होगी, ये मुझे पक्का है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल 2 घंटे ऑडिट पढ़ा है? हाथ उठाइए। कल 2 घंटे, डेली 2 घंटे बोला ना आपको, हाथ उठाइए। अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, शाबाश, देख ले। हाइब्रिड वाले भी जिन्होंने कल 2 घंटे ऑडिट पढ़ा, हाथ उठा ले। ये ले। अब मेरे से पूछे सर आई कैप ऑडिट में फेल क्यों करता है? पूछे क्यों नहीं? तो मैंने कहा जब 2 घंटे पढ़ा तो नहीं, क्यों नहीं? अच्छा हमने, सॉरी, मुझे समझ आ गई। आपको 1 घंटा पढ़ के सारा कुछ याद हो गया था? ओके। हाँ, एक आधे घंटे के अंदर असाइनमेंट कर ली थी और बाकी आधे। शाबाश। तो फिर बताइए फेयर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन। शाबाश। एविडेंस, क्या मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन पे, आपकी स्टेटमेंट पे रिलाई कर लूं कि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए? तो बताइए एविडेंस। घर जाके नहीं पढ़ा आपने। बच्चे का जो स्टार्ट है ना सवाल का, वो बता देता है कि ये कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन नहीं। मेरा भाई सुनाएगा? सुनाइए। क्यों नहीं याद किया मेरे भाई? नहीं याद करना शुरू कर दे मेरे भाई, याद करना शुरू करते हैं। चलिए बहरहाल, अच्छा, बड़ा डिसीजन जो मैं कह रहा था जो आपको करना पड़ेगा वो ये, क्या सिर्फ डेफिनेशन लिखने के ड्राफ्टिंग की एग्जांपल भी लिखनी चाहिए? नंबर आपके सामने है, 4 नंबर। हाँ, ये डिसीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और आप डेफिनेशन के साथ ड्राफ्टिंग भी दे सकेंगे, कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रू एंड फेयर, तो फिर ड्राफ्टिंग भी दे दे तो अच्छा है। नहीं तो फिर सिर्फ डेफिनेशन ही लिखने काफी है। मेरी असेसमेंट ये है कि इस क्वेश्चन के आंसर में उसने सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी होगी, ड्राफ्टिंग नहीं। ड्राफ्टिंग के मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि 4 नंबर है, 2 चीजें पूछी हैं, 2 नंबर फेयर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन के और 2 नंबर कंप्लायंस। ये रीजनेबल है। लेकिन अगर हो सके ना, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, तो बाज़ औक़ात तीसरा जब क्लियर नहीं होता कि हमें मजीद चीजें लिखनी है कि नहीं लिखनी, अगर राइटिंग स्पीड अच्छी हो तो लिख देना बेहतर है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर रहना। क्लियर? तो आइंदा मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, कोई भी पास पेपर का क्वेश्चन करें, टाइम लिमिट मेंशन करें क्वेश्चन के टॉप पे और उसके अंदर आपने कंप्लीट करना।
चलिए ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट करते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, मेंटी आज नहीं, मेंटी इंशाल्लाह कल करेंगे, कल करेंगे हम, आज नहीं। अच्छा क्रैक ना करना था आपने। कल हमने कंसेप्ट स्टडी किए थे फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स। चैप्टर 1 में हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किए, फिर मैंने आपको सिखाया था चैप्टर 2, 3 और 4 में इन 5 एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट किया तो हमने उसमें कल जो एलिमेंट स्टडी किया वो था सूटेबल क्राइटेरिया का। सूटेबल क्राइटेरिया मतलब फ्रेमवर्क। कल के लेक्चर में हमने फ्रेमवर्क की ही डिस्कशन की है। आज के लेक्चर में हम 3 पार्टी रिलेशनशिप की डिस्कशन करेंगे। कल जो गुजर गया था लेक्चर में फ्रेमवर्क की डिस्कशन की थी, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। आज के लेक्चर में 3 पार्ट है, लेकिन फ्रेमवर्क में एक आखिरी कंसेप्ट रह गया था, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने ये सीख लिया था कि फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। लेकिन याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनती है ना तो किसी एक फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी। आपने वो इंग्लिश में वो मुहावरा सुना होगा, नहीं क्या था, कि नो पर्सन कैन सर्व 2 मास्टर्स। ऐसा ही है, यानी किसी के 2 आका नहीं हो सकते, वो या तो एक ही बात मानेगा या दूसरे की बात मानेगा, और दोनों में कंफ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा ही है, इस तरह का मुहावरा था कि नहीं पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, चले बारह कोई बात। तो याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जब प्रिपेयर होती हैं तो एक वक्त में वो एक ही फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी होती हैं। यानी अगर आप आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहला डिसीजन आपको ये करना पड़ेगा फ्रेमवर्क कौन सा सेलेक्ट करूं जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो वो आप एक ही फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं, या आईएफआरएस करेंगे, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, या टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क यूज करेंगे, या कैश बेसिस फ्रेमवर्क यूज करेंगे, या किसी रेगुलेटर का फ्रेमवर्क, लेकिन होगा एक ही। ऐसा नहीं होगा कि मैं एट द सेम टाइम आईएफआरएस और कैश बेसिस दोनों के मुताबिक ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करूंगा, नामुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आके दोनों का फर्क आ जाएगा। कोई भी 2 फ्रेमवर्क एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, कहीं ना कहीं फर्क होता है। तो एक वक्त में आप एक फ्रेमवर्क को ही सेलेक्ट करके उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। हाँ, अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने आईएफआरएस के मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, आप एक कंपनी के सीएफओ हैं, आपका दिल कर रहा है कि मैं आईएफआरएस के मुताबिक भी बनाऊं और कैश बेसिस के मुताबिक भी बनाऊं, स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है पहले एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ आईएफआरएस के मुताबिक, वो अलहदा हो गया, फिर उसी को आप कैश में नहीं कर सकते, आपको एक अलहदा से अदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा बनाए, वो कैश बेसिस के मुताबिक बना लें। समझ रहे हैं? लेकिन एक सेट एक फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा, एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइमल्टेनियसली 2 फ्रेमवर्क नहीं लग सकते। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी ये बहुत से फ्रेमवर्क थे, आईएफआरएस, गैप, टैक्स, कैश बेसिस। मैंने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा आईएफआरएस के मुताबिक, वो सिर्फ आईएफआरएस के मुताबिक ही बनेंगे। अगर मैंने कैश बेसिस के मुताबिक बनानी है, वो सिर्फ कैश बेसिस के मुताबिक ही बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली दोनों के मुताबिक बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने दूसरे के मुताबिक बनानी है ना तो अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो अब नॉर्मली तो कंपनी एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, बार बार नहीं बनाती। कुछ एक्सट्रीम केसेस में 2 दफा बना सकती है, 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकते हैं एक्सट्रीम केसेस में। इसकी मिसाल चलते चलते दे देता हूं, कंपनी लॉ ने दी है, लेकिन जिस स्टोर से कंपनी लॉ नहीं पढ़ा वो सामने मिसाल रख रहा हूं। अगर एक कंपनी है सब्सिडरी और उसकी एक कंपनी है होल्डिंग, तो होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, है ना? अगर दोनों का ईयर एंड डिफरेंट होगा ना तो होल्डिंग जो सब्सिडरी कंपनी है वो 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, एक दफा अपने लिए, एक दफा अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और एक दफा होल्डिंग कंपनी के लिए फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। तो वो 2 बन सकती हैं। वो एक्सट्रीम एग्जांपल है, उस तरफ अभी ना सोचें, अभी तो ऑडिट स्टार्ट हो रहा है हमारा, अभी सिंपल रखते हैं। तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो हर साल में कितनी दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं? 1 दफा। कुछ हैं जो 1 से ज्यादा सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, वो भी नहीं सोचना, 1 दफा। तो अब कंपनी का सीएफओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगा है, अब उसने देखना है कि मैं किस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फ्रेमवर्क कौन सा सेलेक्ट कर लूं? उसके पास सामने बहुत से फ्रेमवर्क हैं, बताइए वो आंखें बंद करके किसी पे भी उंगली रख दे, ऐसे सिलेक्शन करेगा? नहीं, वो कोई क्राइटेरिया सामने रख के सेलेक्ट करेगा, ठीक है? वो क्राइटेरिया क्या होगा सुन लें, वो क्राइटेरिया होगा कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, वो एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट। यानी इन 4 चीजों को सामने रखते हुए फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया जाएगा। दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उनमें से कोई एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। कैसे करें? ये 4 चीजों को सामने रखें, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें,
लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट, ये 4 चीजें। बाकी की चीजें हमारे सिलेबस की हद तक रहते हुए इररेलेवेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टैट्यूटरी गाइड है। पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने पाकिस्तान में अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फ्रेमवर्क IFRS होगा। तो हमारा फ्रेमवर्क कौन सा होता है? कंपनीज के केस में IFRS। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है ना, उसमें लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें फिर आप अपने पर्पस को सामने रखते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है। पर्पस FBR है तो टैक्स बेसिस कर लो, पर्पस बैंक है क्या, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, कैश बेसिस कर लो। पर्पस है कोई ओनर के लिए बनानी है या पार्टनर्स के लिए बनानी है, IFRS। समझ लगी आपको? तो लेकिन जो कि पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करें। जिस फ्रेमवर्क को हम मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लेना, वो फ्रेमवर्क दूसरों से डिफरेंट हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। ऐसा ही है। अब ये सारे फ्रेमवर्क थे, इसको सेलेक्ट कर लिया मैनेजमेंट ने, अब इसको हम कह देते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? अब ये नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं रहा, क्या एप्लीकेबल, यानी वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया है, अडॉप्ट किया है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे तो नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फर्क समझ आ गया? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। डन। कंसीडरिंग, किस चीज को कंसीडर करते हुए सेलेक्ट किया है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें सबसे अहम लीगल रिक्वायरमेंट। ये हो गया हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या हम एज ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए, अच्छा एक ICAP का क्वेश्चन 3 नंबर की केस स्टडी है, लेकिन छोटी सी, अगर आपने अटेम्प्ट कर ली ना तो इसका मतलब है आपका नॉलेज ठीक जा रहा है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि एज ऑडिटर आपने जब अपॉइंट होने लगना ना, पहले मैनेजमेंट से पूछ लेना है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है क्या? तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुकी होगी या अभी नहीं बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो मैनेजमेंट से कह देना है भैया आपकी जिम्मेदारी है, आपने बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कल को हमें ना कहना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, हम नहीं बनाएंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, प्रिपरेशन के लिए नहीं आते। ठीक है। अच्छा, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया, क्या एज ऑडिटर हमें ये चेक करना चाहिए कि वो फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट हुआ है कि गलत? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि चेक करना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है चेक नहीं करना चाहिए? जो भी उन्होंने बनाया हमें चेक, हमें इसे क्या लेना देना? इसका जवाब है कि हमें ये चेक करना चाहिए कि मैनेजमेंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल है कि ये तो बिल्कुल ऐसी मिसाल होगी, पेशेंट डॉक्टर के पास आया और कहने लगा डॉक्टर साहब मेरा ब्रेन सर्जरी कर दीजिए मेरे दिमाग की। अब डॉक्टर को पता है कि सर्जरी खतरनाक है, मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या डॉक्टर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू साइड पे रख के अपने क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काम कर देना चाहिए? भाई मुझे क्या पैसे दे रहा है, जो कहेगा कर देता हूं। वो उसके लिए भी नुकसानदेह है, उसके घर वालों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए याद रहे, डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करेगा, वो पेशेंट की जजमेंट के मुताबिक नहीं चलता, हमेशा अपनी जजमेंट के मुताबिक चलता है। ऐसा ही है। उसी तरह हमारा ऑडिटिंग प्रोफेशन भी हमें ये सिखाता है, हमने अपने क्लाइंट की जजमेंट के मुताबिक नहीं चलना, हमने अपनी जजमेंट के मुताबिक चलना है। क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है शेयर होल्डर्स को, तो अगर फ्रेमवर्क गलत है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सारी फिगर्स, सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली गलत हो जाती हैं। फ्रेमवर्क ही गलत है। जहां पे शेयर होल्डर्स को देखें, शेयर होल्डर्स है मासूम, वो काउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं है, उनको हर साल IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे हैं, इस दफा कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के भेज दें। क्या शेयर होल्डर्स आपके ख्याल में एक एक लाइन को पढ़ते हैं? वो बेसिस, वो काउंटिंग पॉलिसीज को पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पढ़ेंगे, वो ज्यादा प्रॉफिट को देखते हैं। तो वो क्या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं कि शायद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रूटीन वाली IFRS वाली ही है। इसीलिए एज ऑडिटर हमें ये चेक करना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने सेलेक्ट अडॉप्ट किया है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो सही सेलेक्ट किया कि नहीं किया? वो सही सेलेक्ट किया कि नहीं? सही सेलेक्ट किया होगा फिर हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, वरना ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने जब मैनेजमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर लिया ना, हमने देखना है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है फिर ऑडिट आगे शुरू करेंगे, वरना ऑडिट नहीं करना। कुछ बात समझ आई एक्सेप्टेबिलिटी की? 3 अल्फाज हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेबल। इन तीनों में फर्क है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब कोई भी फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क का मतलब कि हमने भी चेक कर लिया है और मैनेजमेंट ने सही सेलेक्ट किया, वो एक्सेप्टेबल है। और अगर मैनेजमेंट ने सही सेलेक्ट ना किया हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करते हैं? ऑडिट नहीं करते, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया हम नहीं ये काम करने वाले। क्लियर होगी ये बात? तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा वाला फ्रेमवर्क हुआ? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज ऑफ गवर्नेंस। किस लिए अडॉप्ट किया गया? इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, खुद से ही हवाई सेलेक्ट कर लिया कि कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया? फैक्टर कौन से? लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसमें काउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं।
और इसमें सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन भी है। सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन का मतलब क्या है? आपको पता है, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की बनाते हैं आईएफआरएस के मुताबिक बनाते हैं। आईएफआरएस के साथ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट लॉ की भी होती है। आपने 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल का कभी नाम सुना है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आईएफआरएस को तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ में लोकल रिक्वायरमेंट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। लोकल सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन का मतलब ये है। सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तो होंगे ही होंगे, यानी काउंटिंग के स्टैंडर्ड तो होंगे ही होंगे। सप्लीमेंटेड बाय लॉ भी हो सकता है, यानी कुछ लीगल एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में उसने कहा है कि कुछ ये चीजें भी डिस्क्लोज कर दो, तो हमें कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। अभी ये रिक्वायरमेंट ऑडिटर्स के लिए भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी लॉ ने जो कहा है ऐड कर दो, मैनेजमेंट ऐड कर देगी। और मुझे बताइए, अगर ऑडिट रिपोर्ट में भी लॉ कहे ये ऐड कर दो, वो भी कर देंगे। इसका मतलब है हमारा ऑडिट भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक भी होता है और सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन भी है। सप्लीमेंट का मतलब पता है क्या है? मजीद कुछ चीजें। और मैनेजमेंट का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाला फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यूज होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कुछ सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट भी है लॉ की, तो हमें पूरी करनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जब मैं एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट आपके सामने शेयर करूंगा ना, उस वक्त मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि यहाँ पे देखो उसने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने किसके मुताबिक बनाई है। आप पढ़ेंगे, लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ओके अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मैं आपसे पूछूंगा उसने सिर्फ ये क्यों नहीं लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट भी क्यों साथ ऐड किया है? क्योंकि लॉ भी सप्लीमेंट करता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के अक्सर मुल्कों में ऐसा है कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ थोड़ी लोकल रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दी जाती है सप्लीमेंट के तौर पर। ये क्लियर कंसेप्ट। फिर कहता है अगर एप्लीकेबल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और आईएफआरएस में फर्क समझ आ रहा है आपको? आईएफआरएस सिर्फ एक टाइप है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक कंप्रीहेंसिव टर्म। आईएफआरएस मुझे बताइए किस मुल्क का है? किसी मुल्क का नहीं, इंटरनेशनल है। और टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क ये हर मुल्क का अपना अपना होता है। इसलिए उसने कहा अगर तो आपका फ्रेमवर्क आईएफआरएस है ना, तो आप जहां जहां लिखे ना आईएफआरएस, वहां सिर्फ आईएफआरएस ही लिखें। लेकिन अगर आपका फ्रेमवर्क टैक्स बेसिस है या कोई और आईएफआरएस के अलावा, तो चूंकि ये हर कंट्री का डिफरेंट होता है, तो आपका टैक्स इंडिया के टैक्स के साथ मिल ना जाए, इसलिए जहां जहां टैक्स बेसिस फ्रेम यूज करेंगे ना, आपने उसके साथ कंट्री नेम लिखना है कि ये टैक्स कौन से वाला है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, जर्मनी का है, कौन सा। जी कुछ समझ आए? चलिए अच्छा, यहाँ ना बेसिक कंसेप्ट अभी बन रहे हैं। अभी जैसे होता है ना नॉर्मली तौर पे अमूमी तौर पे मूवीज का स्टार्ट होता है ना, थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि उसमें कैरेक्टर बिल्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, उसमें पता चल रहा है अच्छा ये चीज है, ये जैसे स्टोरी जो शुरू होगी ना आपकी असल, वो चैप्टर 4 से शुरू होती है, चैप्टर 4। लेकिन याद रखें कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हो गए ना, तो आगे काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे आपको बाजू का थोड़ा सा बोरिंग काम लग रहा हो, थोड़ा सा याद करने वाला लग रहा हो, लेकिन आपने इसको याद करते जाना है, ताकि बाद में जब केस स्टडी की तरफ शिफ्ट करें, ऑडिट का मजा ही तब आता है जब केस स्टडी आती है। अभी तो रिप्रोडक्शन के कोई केस स्टडी आ गई, ब्रांड नाम छोटी सी तो आ गई, वरना नहीं। बहरहाल जी, ऑडिटर ये चेक कैसे करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं? जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करने में, वही क्राइटेरिया अप्लाई करके ऑडिटर देखेगा। अगर उसी क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्शन सही हुई है तो एक्सेप्टेबल है। यानी ऑडिटर भी सेम क्राइटेरिया यूज करेगा जो मैनेजमेंट ने किया है। कौन सा क्राइटेरिया वाला बताएं? लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। हाँ, अगर फ्रेमवर्क अच्छा अब ये मुझे बल्कि भाई के क्वेश्चन से याद आ गई केस स्टडी का साथ। आईकेएप ने कहा क्लाइंट आपके पास आया है, उसने कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दीजिए। आपने कहा कि फ्रेमवर्क कौन सा है? उसने कहा सर फ्रेमवर्क अभी डिसाइड नहीं किया कौन सा है। रिक्वायरमेंट थी क्या आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ शाबाश, इसका आंसर था नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले वो फ्रेमवर्क डिसाइड कर ले, फिर हम देख ले फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल है तो फिर करना, वरना नहीं करना। हम हाँ कहते बाद में कोई मुश्किल सा फ्रेमवर्क लिया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बाद में विड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो उससे बेहतर है पहले ही हम रिफ्यूज कर दें। क्लियर? और अगर कि फ्रेमवर्क गलत है ना, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली गलत है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऑन द स्पॉट मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या सेंड करते हैं स्टूडेंट का सवाल, इसका जवाब है नहीं। पहले हम मुद्दबाना तरीके से मैनेजमेंट से कहते हैं सर अपना फ्रेमवर्क चेंज कर लें। अगर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क चेंज कर ले तो अच्छी बात है, सीधे रास्ते पे आगे ठीक है। हमेशा आपको पता है मौका देते हैं मैनेजमेंट को सीधा होने का। अगर वो सीधे रास्ते पे नहीं आए, फिर हम कहते हैं हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर कर सकते हो तो विड्रॉ कर लें। बाज़ औक़ात विड्रॉल पॉसिबल या प्रैक्टिकेबल नहीं होता, ला मना करते थे ना, जैसे वो कैफ साहब कंपनी ला में आपने पढ़ा लिक्विडेटर वाले होता था, एक दफा लिक्विडेटर पॉइंट हो गया विड्रॉ में, तो बाज़ औक़ात विड्रॉ हम करने के काबिल नहीं होते, तो फिर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दें, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है फ्रेमवर्क। चलिए बहरहाल ये अब आपने ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया था।
आगे चलें जी, चलिए। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, देखें चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और मैं बोला था आगे हम इनको स्टडी करेंगे। इन 5 एलिमेंट्स में से एक डिटेल में डिस्कस हो चुका है, कौन सा? सूटेबल क्राइटेरिया। इसमें हमने फ्रेमवर्क की टाइप्स पढ़ ली, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ लिया, और एक्सेप्टेबल होने का कंसेप्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है 3 पार्टी रिलेशनशिप। क्या ये भी एक एलिमेंट था? 3 पार्टीज ऑडिट में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर और ऑडिटर, ये पार्टीज होती हैं। अब इस लेक्चर के इस हिस्से में हम इन तीनों पार्टीज की रिस्पांसिबिलिटी स्टडी करेंगे। मुझे बताइए, क्या ऑडिट में तीनों पार्टीज की रिस्पांसिबिलिटी है कि सिर्फ ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी? हम स्टडी करेंगे कि किस पार्टी की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, और आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। भाई इजाजत है, कभी कभी हाइब्रिड वालों के पास भी चला जाया करूँ, मैं उदास हो जाता हूँ, काफी मैं दूर से देखता रहता, करीब उदास हो जाता हूँ मैं। इजाजत है 2-3 मिनट में अभी है। तो रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की, पहले क्या करने लगे हम? रिस्पांसिबिलिटी पढ़ने लगे हैं। किसकी? 3 पार्टी में से हर पार्टी की, हर पार्टी की। पहले किसकी रिस्पांसिबिलिटी? मैनेजमेंट। हर काम की जिम्मेदार जो भी तो भाई फिरती है, जिम्मेदार वही होती है। रिस्पांसिबल पार्टी तो ये होती है ना, मैनेजमेंट। पहले इसी की जिम्मेदारी पड़ता है। तो बताइए मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ये फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि मैनेजमेंट की सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मुताबिक। हाँ, फिर आगे कमेंट्री में कह रहा है कि ये जिम्मेदारी पूरी करते हुए उसे कुछ एस्टिमेट्स, जजमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एस्टिमेट्स या जजमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वो अप्लाई कर दे। ठीक है जी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर दूसरी जिम्मेदारी के डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि इंटरनल कंट्रोल को भी तो डिजाइन इंप्लीमेंट करना है। इंटरनल कंट्रोल समझते हैं ना क्या है? वो सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर जिसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। यानी मैनेजमेंट ना सिर्फ आउटकम के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उस प्रोसेस के लिए भी जिम्मेदार है। प्रोसेस के लिए इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। प्रोसेस जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन की अप्रूवल देना, स्टॉक काउंट करना, रिकंसिलिएशन करना, इंटरनल कंट्रोल की यही एग्जांपल है ना, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। स्टॉक काउंट होंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने बना करेगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, एक्सपेंस होने से पहले अप्रूवल हुआ करेगी उनकी। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनेंगी, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल, डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करने के भी। अब देखिए हर लफ्ज के पीछे कंसेप्ट है, लेकिन मैं उसके अंदर ज्यादा गया ना टाइम आउट हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात हम बस ऊपर से जितना कोई क्या पूछता है उतना ही रखते हैं। वरना डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन का मतलब है सोचना यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे वो इंजीनियर पहले वो डिजाइन बनाते हैं ना, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? ड्यूटी लगाना। भाई मैंने एक सोची है बात कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये डिजाइन है। इंप्लीमेंट का क्या है? ये काम तूने करना है भाई, ये काम तूने करना है, इंप्लीमेंट। ऑपरेट करने का मतलब क्या है? कि ये काम करना शुरू करें तो मैं निगरानी करूं ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये है ऑपरेट। ठीक है, ओवरहेड ब्रिज का डिजाइन बनाया इंजीनियर ने अपने घर बैठ के, डिजाइन। ब्रिज बना दिया, इंप्लीमेंट। ब्रिज के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के देख रहे हैं पक्का बना के नहीं बना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो इंटरनल कंट्रोल, डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करना है किसकी जिम्मेदारी है? और मैनेजमेंट क्या है? तो जाहिर है 2 चाबी गवर्नेंस उसका बॉस है, उसकी भी होगी। फिर तीसरी जिम्मेदारी टू प्रोवाइड ऑडिटर, ऑडिटर को प्रोवाइड करना है ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन जो के जरूरी। रेलिवेंट किससे रेलिवेंट है? ऑडिट से रेलिवेंट, ऑडिट से रेलिवेंट। ठीक है, असिस्टेंट आ गया, असिस्टेंट सर क्लाइंट के एक स्टाफ मेंबर ने मुझे एक लगाई है। मैं क्या क्यों सर? मैं उसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कौन सी मांग रहे? सर मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर ही मांगा था। मैनेजर ने भी लगाई एक। उसने कहा तेरा राइट ही नहीं है। राइट क्या है ऑडिटर का? ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और रेलिवेंट कौन सी? ऑडिट के लिए, ऑडिट के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। कि मैनेजमेंट अगर खुद से इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर को मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, एड्रेस वगैरह नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। और अगर ऑडिटर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसी एम्प्लॉय से मिलना चाहता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करे। जैसे फर्ज कीजिए हमने मैनेजमेंट, भाईजान आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी है, पिछले साल पे रोल एक्सपेंस आपका 150 मिलियन था, इस साल 180 मिलियन है। ये चक्कर क्या है? बढ़ कैसे गया है? क्या ये इनकी जिम्मेदारी है मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें? बिल्कुल इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कहा सर इस दफा नए एम्प्लॉइज हायर किए हैं, नए एम्प्लॉइज। अच्छा, मैं इनसे मजीद अब इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं। मैं कहा अच्छा, जो नए एम्प्लॉइज हायर किए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर होंगे वो मुझे दिखाएं।
क्या ये मजीद इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, फिर मैं अगर कहता हूं सैंपल बेस पे जितने न्यू एम्प्लॉइज हैं मैं उनसे मिलना भी चाहता हूं, फिजिकली चेक कर लूं वाकई जेन्युइन एम्प्लॉय या घोस्ट एम्प्लॉय तो नहीं है, क्या ये एम्प्लॉय से मेरी मीटिंग करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चेकिंग। तो ये ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन खुद से ही, ऑल रेलिवेंट मतलब खुद से ही इन्फॉर्मेशन दे दे। एडिशनल अगर ऑडिटर मजीद कहे वो इन्फॉर्मेशन दे, और फिर अगर एम्प्लॉय से वर्कर से मिलना हो तो वो भी मुलाकात करवाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, नॉर्मली आपको लग रहा होगा ये तो आम सी बात है, बाज़ औक़ात कंपनी के जो बाकी लोगों से मुलाकात करवा देते हैं, लॉयर से मुलाकात करवाने में ना थोड़ा ऊंच नीच करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लॉयर के साथ बैठे ना उन्हें सारी कहानियां बता देनी है, कौन कौन से केस चले हुए हैं, किस वजह से चले हुए हैं, कहां पे केस हारने जीतने का चांस है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पता हो कि आपके पास ये सारे राइट्स मौजूद है। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब आपका राइट्स है। क्लियर? अच्छा, इन रिस्पांसिबिलिटी को हम कहते हैं प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। क्या कहते हैं? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि जिस चीज के ऊपर ऑडिट बेस कर रहा है, फिर मैनेजमेंट का अपनी ये रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, हाँ ये मेरी रिस्पांसिबिलिटीज है, इसे क्या कहते हैं? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। अगर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां ये माने ना, फिर आपने ऑडिट शुरू करना है। अगर मैनेजमेंट इनमें से अपनी कोई एक जिम्मेदारी भी ना माने, आपने कहना मैंने ऑडिट नहीं करना। आपने क्या कहना है? मैंने ऑडिट नहीं करना। यानी दो बड़ी चीजें हमारे सामने आ गई आज के लेक्चर में, लिख लें। एक, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट करना है, वरना नहीं करना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट करना है, वरना नहीं करना। दूसरा, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है तो ऑडिट करना है, वरना नहीं करना। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है तो ऑडिट करना है, वरना नहीं करना। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे कि हाँ मेरी ये रिस्पांसिबिलिटीज है। क्लियर? प्रीमाइज। अब गैस कीजिए, मैनेजमेंट कह रही है सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना के देनी, आप ऑडिट करें। तो ये ऑडिट क्या करें? और तुम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए, वो पूरी होगी तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे। मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। स्टॉक अकाउंट पूछा, भाई बैलेंस शीट के अंदर 5 करोड़ की इन्वेंट्री है, कहां पड़ी हुई है? मैनेजमेंट ने कहा हम तो ना बताएं, हम नहीं बताएंगे। तो क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं? मैनेजमेंट के डेटर्स हैं आपके सर 50 मिलियन के, बताइए कौन कौन है, उसका एड्रेस क्या, लेटर लिखना है, हम तो ना बताएं। बैंक का बैलेंस पड़ा है करोड़ों का, किस बैंक में है? खुद ही ढूंढ दे। तो मैनेजमेंट अगर खुद बताएं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ना करें, इन्फॉर्मेशन ना दे, सिस्टम ना बनाए अपना, कोई ऑडिट हो सकता है? खुद बताएं। इसीलिए उसने कहा ये प्रीमाइज है, मैनेजमेंट का अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना प्रीमाइज है, एक्सेप्ट करे तो हमने ऑडिट शुरू करना है, वरना हमने ऑडिट। बस इतनी रिस्पांसिबिलिटीज है, समझ आ गई? मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। अब किसकी अगली रिस्पांसिबिलिटी? किसकी? ऑडिटर की। ऑडिटर की कर लेते हैं। प्रॉब्लम है उसमें। अब है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये है ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज। कह रहा 3 रिस्पांसिबिलिटीज हैं। ऑडिटर कितनी रिस्पांसिबिलिटी है? पहली रिस्पांसिबिलिटी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट्स, मटेरियल मिस्टेक, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और। ये लाइन ना आप रट लें, ये लीगल केसेस में भी काम आती है। इसमें क्या क्या राय जरा सुन ले, इसके अल्फाज के ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। हमारे खिलाफ किसी ने, ये रिस्पांसिबिलिटी स्टैंडर्ड ने लिखी है, इसको सारी दुनिया मानती है, कोर्ट भी मानता है इसको, कि रिस्पांसिबिलिटी यही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब हमारे खिलाफ केस हो गया, सर इन्होंने 5,335 रुपए की मिस स्टेटमेंट डिडक्ट नहीं किया ऑडिटर ने, क्या आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? क्या कह के? यही कह के आप पहली लाइन में लिखेंगे सर हमारी रिस्पांसिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की है, इमटेरियल की तो है ही नहीं, तो हम तो नहीं जिम्मेदार, बच गए। अगला केस 50 लाख का, 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, ये मटेरियल 5% ऑफ प्रॉफिट है 5 लाख और केस आ गया 12 लाख का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब आपका केस लग गया, अब आपने आपको डिफेंड कर सकते हैं इसी लाइन के जरिए से। हाँ, पहले आपने पॉइंट ऑफ व्यू ये लिया था, अपना डिफेंस ये लिया था कि सर हम मटेरियल के लिए जिम्मेदार है, इमटेरियल की जिम्मेदारी नहीं। अब अगर मटेरियल आ गई है, अब अपना डिफेंस क्या लेना है आपने? आपने कहना सर हमारी जिम्मेदारी मटेरियल की है, लेकिन मटेरियल में भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट में भी हम रीजनेबल एश्योरेंस के जिम्मेदार हैं। जज कहेगा अच्छा तो फिर फैसला अब ये होगा कि तुम लोगों ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं की। अगर तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की तो यहां से तुम जाओगे घर, और अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की तो यहां से जाओगे जेल। अब आपने मुझे बताना है ये कैसे पता चलेगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया कि नहीं?
हमारे एविडेंस से, हमारे वर्किंग पेपर से, डॉक्यूमेंट से हमारी सारी फाइलें लाई जाएंगी कोर्ट में, देखा जाएगा स्टैंडर्ड ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर कहे हैं हमने सारे परफॉर्म किए हैं कि नहीं। अगर तो सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं तो हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, हम जाएंगे घर। और अगर एक प्रोसीजर भी ऐसा निकल आया जो हमने परफॉर्म नहीं किया, जो हमने परफॉर्म नहीं, रिक्वायर्ड था, कौन सा था, रिक्वायर्ड था और हमने परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब रीजनेबल एश्योरेंस हमने ऑब्टेन नहीं की, फिर हम जाएंगे। इसका मतलब है हमें जब कभी जेल होगी ना, इस बात की वजह से नहीं होगी कि मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट की है कि नहीं की, इस वजह किस वजह से होगी, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं की, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की के नहीं की। डॉक्टर को इस वजह से कभी सजा नहीं होती कि भाई तेरा मरीज मर गया, डॉक्टर को हमेशा इस वजह से भाई तेरे पास लाइसेंस ही नहीं था, तूने ऑपरेशन कैसे किया, ऐसे ही है ना। मतलब इसी तरह तो रीजनेबल एश्योरेंस, समझ रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये दो धारी तलवार है, आपको दे दी मैंने। अब इसका इस्तेमाल किस जगह पे कैसे करना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर भी यही लाइन लिखेंगे, नीचे लिख देंगे ये इमटेरियल है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई फिर भी यही लिखेंगे, लेकिन अब की बात फोकस रीजनेबल एश्योरेंस में। और आप कहेंगे सर इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेते। क्लियर हुई ये बात, ये केस स्टडी सामने आएगी ना, फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन करूं। अच्छा अब मुझे बताइए, क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली काफी है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके दबा के बैठना है। बाद प्रैक्टिस में ऐसे होता था हमारा, जो कुछ होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड वाला, उसका टाइम लिमिट होती है। जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसकी टाइम लिमिट नहीं होती। तो बाद कुछ क्लाइंट होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, उनको फिर हम ज्यादा लिफ्ट नहीं करते। ऑडिट कंप्लीट हो चुका होता है, वो 2-2 3-3 महीने ऑडिट पड़ा हुआ होता है, रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, तसल्ली से दे देंगे। हालांकि काम सारा निमट चुका है, एक आधे दिन का काम हो रहा है, लेकिन वो चूंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ना हमें ज्यादा टेंशन होती है ना उस कंपनी वाले को। तो मुझे बताइए कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ले और फिर दबा के बैठ जाए, रिपोर्ट दे ही ना, जिम्मेदारी पूरी हो गई कि रिपोर्ट भी देना है, रिपोर्ट भी देनी है। दूसरा पॉइंट ये है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स, इसका मतलब व्हिच इंक्लूड्स ऑडिटर ओपिनियन क्या होता है, इसका मतलब आप जरा गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट एक और चीज है, ओपिनियन कुछ और चीज है। ऑडिट रिपोर्ट एक पूरा पेज है, लेटर है, ओपिनियन उसके अंदर एक पैराग्राफ है, हाँ पैराग्राफ है जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू शाबाश लिखा होता है। इसका मतलब है ऊपर नीचे और भी चीजें लिखी होंगी कोई शायद, लेकिन सबसे अहम चीज रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होगी, ऑडिट ओपिनियन। इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट और चीज है, ऑडिट ओपिनियन और चीज है। ऑडिट ओपिनियन इज ए पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इसे कभी ओपिनियन कहते हैं, कभी कंक्लूजन कहते हैं। ऑडिटर कंक्लूजन या ऑडिटर ओपिनियन एक ही बात है। तो मतलब सिर्फ हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करनी, हमने रिपोर्ट भी देनी है। और सुन लें, रिपोर्ट के साथ साथ बाज़ औक़ात हमने रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, कुछ मैटर्स हमारी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डर्स की नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात हमने डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, बाज़ औक़ात रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, बाज़ औक़ात आई कैप को कम्युनिकेट करना होता है, वो भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है। फिर से सुन लें, आप समझते हैं ऑडिटर ने सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को मैटर कम्युनिकेट करने होते हैं, नहीं 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 नहीं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो 2 साल गवर्नेंस डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो आई कैप को कम्युनिकेट करना जिम्मेदारी है, एससीसीबी को कम्युनिकेट करना जिम्मेदारी है। अब कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो एफआईए को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, नैब को कम्युनिकेट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप खुद बताइए, स्टॉक काउंट कर रहे हैं आप, स्टॉक काउंट कर रहे हैं आप, और उसमें बोरी में से लाश बरामद हो गई। आप कहेंगे ये तो मैं किसी को कम्युनिकेट नहीं करूंगा, मेरी तो ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी में है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है और मैंने रिपोर्ट देनी है। ये बोरी बरामद हुई है, इसमें जो मेरी जिम्मेदारी तो कोई, ऐसा है क्या कि कोई अखलाकी जिम्मेदारी होती है? स्टॉक ऑब्सोल्यूट नहीं हो गया, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर था, पिछले साल का ऑडिटर था, वो बात नहीं मान रहा था क्लाइंट के, इजी ले गए। तो अब मुझे बताइए कि क्या वो हमें कम्युनिकेट जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करने की नहीं है, कुछ और लोगों को भी है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा, यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूं कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, रिपोर्ट देना है, लेकिन अगर उसको कोई फाइंडिंग मिल जाए तो उसने वो भी कम्युनिकेट करनी है। किसको कम्युनिकेट करनी है? जिसको आईएसए रिक्वायर करता होगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स को भी, रेगुलेटर्स को भी। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, आईएसए ने एक जगह कहा हुआ है कि रिपोर्ट बेशक शेयर होल्डर्स को दो, लेकिन जब कभी कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए ना, पहले स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वो ठीक नहीं करती, स्टेप नंबर 2 डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करो। तो ये जो कम्युनिकेट करना है, क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आईएसए ने लिखा है डायरेक्ट क्या रिपोर्ट मॉडिफाइड देके निकल आए, पूरी करें रिस्पांसिबिलिटी। एक और एडवांस एरिया उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऑडिट के दरमियान में शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर शेयर होल्डर के साथ मिलकर ऑडिटर को निकाल देना, मिड टर्म रिमूवल। मिड टर्म रिमूवल आपने देखा पड़ा होगा, डायरेक्टर की भी मिड टर्म रिमूवल हो सकती है, चीफ एग्जीक्यूटिव की भी मिड टर्म, ऑडिटर की भी हो सकती है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है जाते जाते उसने आईकैप को कम्युनिकेट करना है, ये भी जिम्मेदारी, आईकैप को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो याद रखें, एज ऑडिटर हमारी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डर को रिपोर्ट देना नहीं है, वो तो है ही है, प्राइमरी वही है। साथ साथ कुछ हालात और वाकयात के मुताबिक
हमने दूसरी अथॉरिटीज को भी मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया आपको मिसस्टेटमेंट, अगर इजाजत एक और एग्जांपल दे दूं। एक स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है अगर आपको कोई वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल नजर आए ना तो वो भी मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को दीजिए। वो भी हमारी जिम्मेदारी बन गई कि नहीं बन गई? लेकिन वो तब देनी है जब नजर आए, जब नहीं नजर आए तो फिर नहीं। क्लियर? ये टू कम्युनिकेट जो है ना, ये भी बहुत है। नॉर्मली स्टूडेंट्स पहला दूसरा पिक कर लेते हैं, तीसरे को समझते हैं छोटी मोटी चीज है। नहीं, ये केस स्टडी में आपके काम आएगी कि ये इसको कम्युनिकेट करना है, ये इसको कम्युनिकेट करना है। क्लियर? दो पार्टीज की जिम्मेदारियां हो गई। किस किस की होगी? टोटल 3 पार्टी थी ऑडिट में। मैनेजमेंट की हो गई, शेयर होल्डर की एक ही जिम्मेदारी है। ए भाई ते अपने कंसेप्ट ठीक रख, ऑडिट के बारे में गलतफहमी का शिकार ना हो जाओ। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? ऑडिट के बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है? जैसे वो होता है ना मूवीज में, बाज़ औक़ात वो डॉक्टर के पास जाके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, मेरे बच्चे की जिंदगी बचा, कहते हैं ना मूवीज में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन लोगों को मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, जो ये बात कहते हैं, जुमला बोलते हैं कि डॉक्टर जान बचा सकता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। डॉक्टर नहीं बचा सकता, डॉक्टर नहीं बचा सकता, जान तो अल्लाह ताला बचा सकते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और ये लोगों को हर प्रोफेशन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे वे उस टीचर से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई टीचर नहीं पास करवा सकता भाई, वो हम खुद फेल हुए हैं, हमने क्या किसी को पास करवाया? ऐसे खुद फेल हो गए। तो याद रखें, या कि बस कोशिश करते हैं काम आसान हो जाए, काम आसान हो जाए। बाकी जाहिर है जो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला होना तो वही है। तो इसीलिए हर प्रोफेशन के बारे में कुछ उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको दूर होना चाहिए। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप, कि लोग एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं, हम एक्चुअली कुछ और के जिम्मेदार होते हैं। मैं आपको पास करवाने का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं किस चीज का जिम्मेदार? मेरी जिम्मेदारी उस दिन खत्म होती है जिस दिन आपका पेपर होता है, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन नहीं। अगर पेपर वाले दिन एक सवाल पूछता हूं मैं कि क्या कोई ऐसा सवाल था जो हमने क्लास में कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया हुआ, अगर एक सवाल भी आ गया इसका मतलब है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब अगर 2 नंबर का सवाल था मैंने 2% जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अगर 10 नंबर का सवाल था मैंने 10% जिम्मेदारी पूरी, मैं इस चीज का जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर वो पेपर सारे कंसेप्ट सिखाए गए थे क्लास, फिर आपका रिजल्ट क्या आता है, इसकी जिम्मेदारी मेरे पे या किसी भी टीचर पे नहीं है। क्योंकि कहने को पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स है, अब अल्लाह जाने आगे क्या क्या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा। तो ऊंच नीच हो सकती है ना, तो इसीलिए याद रखिए एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव होना। एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? कि किसी एक प्रोफेशन के बारे में जनरल पब्लिक कुछ और समझ रही हो और एक्चुअली कुछ और हो। तो कह रहा है इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की क्या जिम्मेदारी है? कि वो अंडरस्टैंड करे, एलिमिनेट करें एक्सपेक्टेशन गैप को, एक्सपेक्टेशन गैप अंडरलाइन करें, कि वो एक्सपेक्टेशन गैप को अंडरस्टैंड करें और खत्म करें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर करो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दो, गलतफहमी का शिकार ना हो ऑडिटर के बारे में। ठीक है? सो दैट स्कोप ऑफ ऑडिट इज नॉट मिसअंडरस्टूड। अब एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? डेफिनेशन दे रहा है। एक्सपेक्टेशन गैप मींस पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक क्या सोच रही है, public perception of the role and responsibility of external auditor is different and is usually higher from his statutory roles and responsibility. जनरल पब्लिक समझ रही है, पब्लिक परसेप्शन है कि रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ये हैं। क्या पब्लिक परसेप्शन क्या है? रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ये हैं, और एक्चुअली जो ऑडिटर की स्टैट्यूटरी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी वो ये है। ये नीचे से इतना नीचे एक्चुअली इतना काम करता है, स्टेक होल्डर समझते हैं ऑडिटर इतना काम करता है। तो ये जो दरमियान का गैप है, जो एक्चुअल रिस्पांसिबिलिटी है स्टैट्यूटरी वो, और जो जनरल पब्लिक परसीव कर रही है वो, इसका गैप है, ये क्या है? एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है जी? एक्सपेक्टेशन गैप गुड थिंग है बैड थिंग? इसको खत्म होना चाहिए। हाँ, याद रखें, खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान खरबूजे का। तो इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हालांकि है स्टेक होल्डर की, पब्लिक, नुकसान ऑडिटर को होता है। क्यों? वो ऑडिटर को कहते हैं ए ऑडिटर तू कितना नालायक है, तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, तेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी आती है, तूने चेक क्या करना है? ये पब्लिक समझ रही है, सही समझ रही है? मैं उसे कुछ जाके समझाए, क्या समझाए? ये मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम नहीं है। वो कहेंगे ए ऑडिटर देख लिया तू कितना अकलमंद है, 200 का फ्रॉड तू पकड़ नहीं सका और 2 लाख का फ्रॉड पकड़ लेगा, 2 करोड़ का पकड़ लेगा फ्रॉड। नहीं 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 नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई क्या? कि ऑडिटर हर तरह की मिसस्टेटमेंट पकड़ डिटेक्ट करना है? नहीं, सिर्फ मटेरियल, और मटेरियल पे भी। तो यहां समझ आ रहा है एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? इसको रिमूव होना चाहिए। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सपेक्टेशन गैप की एग्जांपल है, पहले एक और कंसेप्ट भी होता था इसके बाद, अब नहीं है। गेस कर सकते हैं वो कौन सा कंसेप्ट था? अब सिर्फ ये बताता है सम कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग कौन कौन सी है। चले ये पढ़ लेते हैं पहले। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? पहले मिसअंडरस्टैंडिंग जो जनरल पब्लिक को होती है वो क्या? ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर फाइनेंशियल प्रिपेयर करता है? नहीं करता। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर चेक 100% ट्रांजैक्शन,
वो तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से सैंपल बेस में काम करता है। तीसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, आईटी प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा, आईटी इज रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, नहीं वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस के लिए है, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की है। आईटी रिस्पांसिबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, ना इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा, ओपिनियन नहीं देगा। ओपिनियन किसके ऊपर देना होता है? ओपिनियन का मतलब होता है डिटेल चेकिंग करके बताना कि कोई चीज ठीक है कि गलत। ओपिनियन का मतलब क्या है? डिटेल चेकिंग करके बताना कोई चीज ठीक है कि गलत। वो डिटेल चेकिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो करते हैं, इंटरनल कंट्रोल की नहीं करते। इंटरनल कंट्रोल की सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंटेन करते हैं, डिटेल चेकिंग नहीं करते, याद रखना। डिटेक्ट नहीं कर, जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं आगे डिटेक्ट करने के लिए। एक मिनट है, सारे फ्रॉड यहाँ पे कह रहा है कि सारे फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है नहीं। जो रीजनेबल एश्योरेंस में सामने आ जाए वो बता देगा। जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की है, एरर या फ्रॉड की नहीं है, समझ रहे? अच्छा, अब मेरे दो सवाल आपसे, ये आपको एक्सपेक्टेशन गैप समझ आ गया? पहला सवाल, पहले हमारे सिलेबस में इसके बाद एक और कांसेप्ट हुआ करता था जो अब नहीं है, सिलेबस से निकल गया है, गैस करिए वो कौन सा आता था? एलिमिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? अब वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको छोड़ दें। उसमें ऐसे होता आसान ही था कि ये सारी, अगर आप देखें ना तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी और आइटर रिस्पांसिबिलिटी को मिक्स कर दिया। अगर देखें सारे पॉइंट तकरीबन मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट वाले काम आइटर को लगा दिया, आइटर वाले मैनेजमेंट। तो वो कहता था मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और आइटर की रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो, अच्छे से एंगेजमेंट लेटर में लिख दो, ताकि जिसके पास एंगेजमेंट लेटर ऑडिट रिपोर्ट पहुंचे उसकी एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव हो जाए। ठीक है, बहरहाल अब नहीं पढ़ रहे हम इसको। अच्छा, अगला सर, एक स्टूडेंट कहने लगा सर आप तो ऑडिट गलत पढ़ा रहे हैं, ऑडिट गलत पढ़ा रहे हैं, आपने सारे कंसेप्ट यहाँ गलत लिखे हुए हैं। आपने पहले खुद पढ़ाया ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करता, यहाँ पे आपने लिखा है प्रिपेयर करता है। आपने कहा अच्छा, एक स्टूडेंट वाकई आ गया सर, सर ये सारा आपने गलत लिखा हुआ है, तो क्या ये इसमें गलती है, इसको ठीक कर लें। क्या ये गलत लिखा हुआ है लेकिन इसको ठीक नहीं करना? ये क्यों नहीं करना? ये गलत ही है, हम यही तो बता रहे हैं कि ये गलत सोच है जनरल पब्लिक की। क्लियर? तो इसको ठीक ना कर दीजिएगा। हाँ, आगे नीचे सजेशन या करेक्टेड वर्जन देके ना उसका वो लिख सकते हैं, जैसे यूं लिख सकते हैं ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट बिकॉज ऑडिटर ओनली वेरीफाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। इस तरह एक्सप्लेनेशन करके देख सकते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी लाइन काफी है, मजीद नहीं लिखनी आपने, वो आपसे जितना पूछेगा एग्जाम में उस लिहाज से ये हमने लिख दिया। भाई कुछ समझ आए? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? बस ये आज के हमने एक तो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कंसेप्ट सीखा। फिर हमने सीखा थ्री पार्टी रिलेशनशिप में हर एक पार्टी की क्या क्या जिम्मेदारी है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सारे आपके आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। अभी तक ऑडिट सही चल रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो बता दे। बात ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ज्यादा स्टूडेंट्स की होती है लेकिन वो बता नहीं पाते, तो एक दो स्टूडेंट आके बताए तो हमें अंदाजा, उस्ताद को अंदाजा हो जाता है कि ये प्रॉब्लम अकेले की होगी कि दूसरे स्टूडेंट्स की होगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना आप मुझे बता सकते हैं क्लास के फौरन बाद। क्लास के फौरन बाद 5-7 मिनट का टाइम होता है। जी 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 जी। ऑडिट का टेस्ट नेक्स्ट वीक में होगा। अच्छा, एक मिनट, मैं ना आप लोगों के लिए ऑनलाइन, एक तो कॉलेज का वीकली टेस्ट होता है ना, उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट की भी कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा। लेकिन पहले मैंने आपका ब्रेनस्केप का वादा किया हुआ है, वो मैं एक दफा आपके साथ शेयर कर दूं, और उसके बाद फिर मैं दूसरे रिसोर्स की तरफ जाऊंगा। आपकी टेस्टिंग इस दफा बेतहाशा होगी, वो बेफिक्र है, वो बेफिक्र है। ठीक है, कॉलेज की टेस्टिंग के अलावा भी कॉलेज का नेक्स्ट वीक अगर चाहते हैं आपका टेस्ट हो जाए इस वीक में तो मुझे बता दें। कितने स्टूडेंट का ख्याल है किस वीक में टेस्ट हो जाए, और कितनों का ख्याल है नेक्स्ट वीक से हो? नेक्स्ट वाले। लेकिन मैं कुछ और बेफिक्र है, मैं इनके ऊपर नहीं चल रहा, ये ना समझिएगा ये मुझे चलाएंगे, ये हो गया ऑडिट। मेरी अपनी भी जजमेंट है, मैं इसमें बेफिक्र है, आपके साथ करेंगे, टेस्टिंग होगी, सफिशिएंट टेस्टिंग होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।